मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको स्पष्ट बता दिया है कि हम एक ये लेक्चर सीरीज चालू कर रहे हैं जिसमें आपको सिविल सेवा में आए हुए प्रश्नों का मैथमेटिक के प्रश्नों का जो है मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा और बेसिक मेथड से किस तरह की अप्रोच होती है। उसके बाद अगर कोई ट्रिक उसमें लगती है तो वो वाला तरीका भी आपको बताया जाएगा। तो हम टॉपिक में से पहला टॉपिक उठाते हैं, संख्या पद्धति। और सामने लिख दिया मैंने L1, यानी ये लेक्चर 1 है, पहला लेक्चर है, ताकि आपको किसी भी लेक्चर को ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए संकेत के रूप में लिख दिया है। संख्या पद्धति के जो क्वेश्चन हैं उनको हम 2-5-10 दिन तक 2-5 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद दूसरा कोई टॉपिक उठाएंगे और इस तरह से यूपीएससी के पूरे सिलेबस के आपको जो भी टॉपिक है उनमें मैथमेटिक में आए हुए क्वेश्चनों का मैं जो है आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। उसके बाद अगर ये प्रोग्राम आगे तक चला तो सिविल सेवा में जो भी सिविल सेवा है, किसी अन्य स्टेट की सिविल सेवा है, मध्य प्रदेश पीएससी है या पटवारी एसआई, इनमें आए हुए क्वेश्चन जो है मैथमेटिक के वो भी आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। तो ये जो सीसेट पेपर में अभी क्वेश्चन आए हुए हैं उनको मैं सॉल्व करवाऊंगा, ताकि इससे ऐसे विद्यार्थी जो गणित के अलावा किसी अन्य संकाय से हैं और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कोई कला संकाय से है, वाणिज्य संकाय से है या जीव विज्ञान संकाय से है, तो अन्य कोई भी विधा से है, तो मैं समझता हूँ कि इस हमारी लेक्चर सीरीज से आप लोगों को सहायता मिलेगी, सोचने का एक तरीका विकसित होगा और उसी प्रोसेस पे हम जो है आपके लिए प्रतिदिन जो है हर टॉपिक के कुछ ना कुछ 2, 4, 5, 6 अच्छे सवाल और कुछ जो सिविल सेवा में आए हुए प्रश्न हैं उनको सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो आज पहला लेक्चर है, L1 नाम दे दिया है। ठीक है, यूपीएससी 2020 में आया हुआ एक ये क्वेश्चन है संख्या पद्धति से। चूँकि हमने जो टॉपिक लिखा है हम केवल अभी उसी से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे और ठीक है करते हैं सॉल्व। अब देखो, इसमें पूछा है कि 1 गुणा 5 गुणा 10 गुणा 15 गुणा 20 गुणा, ये जो सीरीज चल रही है एक गुणोत्तर श्रेणी है ना। गुणोत्तर श्रेणी मतलब पद नहीं है इसमें, तो ये तो आपस में गुणा है। तो 60 तक के गुणा में पूछा गया है कि गुणनफल के अंत में शून्य कितने होंगे। किसी भी संख्या के अंत में कितने शून्य होंगे ये हमें पता चल जाता है कि उसको हम 10 के फॉर्मेट में, जैसे 300 है, अगर मान लो, जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बनाता हूँ 300 एक संख्या है, तो 300 को आप लिख सकते हैं 3 गुणा 100 और 100 को फिर आप लिख सकते हैं 3 गुणा 10 गुणा 10, है ना। तो ये यहाँ से 2 शून्य निकल के आए। 300 में तो स्पष्ट दिख रहा था कि कितने शून्य हैं, लेकिन इसमें स्पष्ट दिख नहीं रहा है। लेकिन हमें ये बनाना है कि अगर 10 के फॉर्मेट में हम बना लेते हैं तो जो है हम शून्य गिन लेंगे। तो 10 के फॉर्मेट में बनाने के लिए हम इसके आपस में गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड करके इनको 2 गुणा 5 के रूप में तोड़ देंगे। 10 का फॉर्मेट तभी बनेगा जब 2 गुणा 5 के रूप में तोड़ देंगे। अगर ऑलरेडी कहीं 10 का फॉर्मेट बना हुआ है तो हमको और कोई समस्या ही नहीं आएगी। तो ठीक है, करते हैं सॉल्व। देखो, मैं यहाँ इसको 2 तरह से बांट लेते हैं। कुछ चीज़ों को एक तरफ लिख लेते हैं, कुछ को दूसरी तरफ लिख लेते हैं। 1 गुणा 5 गुणा 15 गुणा 25 गुणा 35 गुणा 45, 5, 15, 25, 35, 45 और 55 को मैं इधर लिख लेता हूँ। ये सब आपस में गुणा में है। और इधर मैं लिख लेता हूँ 10 गुणा 20 गुणा 30 गुणा 40 गुणा 50 गुणा 60। अब इनमें तो आपस में ऐसे ही दिखेगा, है ना। 1 2 3 4 5 6 शून्य तो आपस में पीछे ऐसे ही आ जाएगी। ठीक है, इनका आपस में गुणा कर लेते हैं। 2 तिया 6, 4 पंजे 20 और 2 तिया 6, 4 पंजे 20 और गुणा में है फिर 6। ठीक है, 6 का 36, 2 ना 72, तो ये हो जाएगा 720 गुणा फिर 6 शून्य, तो ऐसी की ऐसी है ही सही। ठीक है, 720 को भी तोड़ लेते हैं 2 गुणा और ये शून्य जो है आपस में 7 हो जाएंगे। 7 शून्य तो हमें यहाँ से मिल गई। ठीक है, अब इसको
मैंने बताया है कि आपको शून्य गिनना है तो 10 का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा और 10 के फॉर्मेट के लिए 2 गुणा 5 में तोड़ना है। तो ठीक है, तोड़ देते हैं। 5 गुणा 15 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुणा 3 25 को क्या लिखेंगे? 5 गुणा 5 35 को क्या लिखेंगे? 5 गुणा 7 45 को क्या लिखेंगे? 5 गुणा 9 यानी 5 गुणा 3 गुणा 3 और 55 को क्या लिख देंगे? 5 गुणा 11। अब देखो 7 शून्य तो हमारे पास ऐसे ही है, बाकी शून्य गिनना है, 2 और 5 का फॉर्मेट बनाना। तो 7 शून्य होने के बाद ये 72 भी तो आपस में टूटेगा। 72 को भी तोड़ लेते हैं। 2 गुणा 2 2 दूना 4 और कितना हो जाएगा? जैसे ये होगा 36, 36 के बाद ये 4 नाम की 36, 2 दूना 4, हाँ 4 नाम, 3 गुणा 3, ये क्या हो जाएगा? 3 3 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36 और 36 दूना 72। 72 को भी तोड़ लिया हमने, उसको भी गुणनखंड कर लिया है ना। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72। अब देखो 7 शून्य शून्य तो अलग से है ही सही, और 2 और 5 अगर मिल जाएंगे तो और शून्य बन जाएगी। तो कितने 2 और 5 बन सकते हैं? 1 2 1 5, 1 2 1 5, 1 2 1 5। तो 3 जोड़े 3 तो ये और 7 शून्य अलग से थी, तो टोटल 10 शून्य इसमें बन जाएगी। इसका आंसर है 10। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। माना कि एक्स वाई जेड 3 अंकों की एक संख्या है। क्वेश्चन है एक्स वाई जेड एक 3 अंकों की संख्या है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड 3 का गुणांक नहीं है, और लिखा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है ये 3 का गुणांक नहीं है, यानी 3 का मल्टीपल नहीं है, 3 के टेबल में ये नहीं आता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। टेबल से आगे तक, टेबल 10 तक होती है, 10 के बाद 11 12 13। एक्स प्लस वाई जेड एक्स प्लस, तब पूछा है उनने एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड एक्स प्लस जेड एक्स वाई विभाज्य नहीं है, यानी इस संख्या में किसका भाग नहीं जाता है? विभाज्य नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं। तीन 9 37 और एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 3 9 37 और एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, ये आया हुआ है यूपीएससी में 2020 में। ये प्रश्न है जो आया है यूपीएससी में, इसको सॉल्व करते हैं। देखो उनने बोला है कि एक्स वाई जेड एक 3 अंकों की संख्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 3 का गुणांक नहीं है, तो ये अगर कोई सी संख्या है तो ये किससे विभाज्य नहीं है? इसको हम एक तो मैथमेटिकल अप्रोच जो है उससे करेंगे, और उसके बाद मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ ताकि आप मान के भी कर सकते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं कि एक्स वाई जेड एक 3 अंकों की संख्या है ना। तो हम मान लेते हैं कि x बराबर 3 है, y बराबर भी 3 है और z बराबर 4 है। ठीक है, ये ऐसा हम मान लेते हैं। कुछ भी मान सकते हो आप, थोड़ा सा एक और जो है इस तरह का मत मान ला, क्योंकि z अगर जैसे आपने x बराबर 1 ले लिया, y बराबर 1 ले लिया और z बराबर 1 ले लिया तो 3 का गुणांक हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें आपको नहीं मानना है ना। x बराबर 3 मान लिया, y बराबर 3 मान लिया, z बराबर 4 मान लिया, आप कुछ भी मान सकते हो। थोड़ा सा हमने 1 और 2 से बड़ा इसलिए माना क्योंकि ऑप्शन में हमारे पास 9 और 37 भी है,
तो 9 से भाग लगाना है, इसलिए अगर 2 मानते तो इसकी जगह मैंने 3 और 4 मान लिया। ठीक है, एक्स वाई जेड एक 3 अंकों की संख्या है, तो ठीक है 3 अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, एक्स की जगह लिख देते हैं 3, वाई की जगह लिख देते हैं 3 और जेड की जगह लिख देते हैं 4। अब वो पूछ रहे हैं कि ये किससे विभाज्य नहीं है, तो इसको जोड़ लेते हैं, एक्स वाई जेड तो ये है, वाई जेड एक्स वाई की जगह आ जाएगा 3, जेड की जगह आ जाएगा 4, एक्स की जगह फिर आ जाएगा 3, फिर जेड एक्स वाई यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 3 और 3, ये आपस में प्लस में है, इसको 0 हासिल 1 है ना। अब आ गया 1110 किससे विभाजन है, 3 से विभाजित होने के लिए अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, चला जाएगा। अब जैसे आप इसको 37 से विभाजित अगर डिवाइड करोगे तो 30 या 90 और 7 या 21, 90 और 21 111 हो जाएंगे, 37 से भी चला जाएगा। एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 3 + 4 बराबर 10 का भी इसमें भाग चला जाएगा। अब अकेला बचा है 9 का जब आप इसमें भाग लगाओगे तो 9 का भाग इसमें नहीं जाएगा, तो इसका आंसर है बी सही। ये तो वो तरीका हुआ जब हमने इसको हमने अपने तरीके से कुछ मान के सॉल्व करा। यहाँ ध्यान रखना कि गणितीय रूप में इस तरह का एक्सप्रेशन इसको आप इस तरह से नहीं लिख सकते हो, गणितीय रूप से तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि एक्स वाई जेड उन्होंने बोला है कि ये एक संख्या मानी है ना, तो इसलिए ये आपस में गुणा में नहीं बल्कि एक संख्या के फॉर्मेट में। नहीं तो अगर आप इसको इस तरह से कर दो कि 3 × 3 × 4 प्लस 4 × 3 गुणा, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये एक संख्या मानी है, इसलिए इसको हमको संख्या ही मानना पड़ेगा और संख्या मान के हमने करा है। ठीक है, एक दूसरा तरीका है जो गणित की अप्रोच का है, चूँकि आप सोचने के ज़्यादा से ज़्यादा तरीके सीख सको, इसलिए जो है मैं आपको 1, 2 या 3 या और भी किसी आसान तरीके से भी सॉल्व होता है तो वो तरीका तो आपको बताएंगे, साथ में आपको जो बेसिक मूल मेथड है, ओरिजिनल तरीका, वो भी बताया जाएगा। ठीक है, एक्स वाई जेड एक 3 अंकों की संख्या है। 3 अंकों की संख्या मान लो अगर 313 है, तो इसको बनाते कैसे हैं, 3 प्लस जो दहाई का अंक है उसमें 10 का गुणा करते हैं, प्लस जो सैकड़े का अंक है उसमें 100 का गुणा करते हैं, तभी ये 313 बनेगी। 3 10 प्लस 100 में 3 का गुणा 300, 310 और 3 मिलके 313 बनते हैं। ठीक है, तो एक्स वाई जेड एक 3 अंकों की संख्या है, इसका गणितीय रूप से फॉर्मेट हम बनाएंगे तो z प्लस 10 गुणा वाई, क्योंकि y दहाई पर है, सैकड़े पे है x, तो सैकड़े के स्थान पे जो भी रहता है उसमें 100 का गुणा होता है। अब इस तरह की तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ना है। ठीक है, ये तो हो गया एक्स वाई जेड। अब वाई जेड एक्स बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 100 गुणा वाई प्लस 10 गुणा जेड प्लस ऑफ एक्स, और फिर क्या है जेड एक्स वाई बना लेते हैं। ठीक है, जेड एक्स वाई बनाएंगे तो आपका बन जाएगा 100 जेड प्लस 10 एक्स प्लस वाई। ठीक है, वो बोल रहे हैं आपस में इन तीनों का योग किससे विभाज्य नहीं है। ठीक है, इन तीनों को जोड़ने की बोल रहे तो हम भी इनको जोड़ देते हैं। देखो 100x और 10x और ये आखिरी में एक x है, 100 10 और 1 111x। ठीक है, ऐसे ही 100y प्लस 10y प्लस 1y 111y और 111 z बन जाएंगे। 111 जब इनमें से कॉमन आ जाएगा तो x प्लस वाई प्लस z आ जाएगा। ठीक है, अब ये आ गया इनका टोटल। जब इनको टोटल प्लस करा तो देख लेते हैं कि किससे विभाज्य नहीं है, पूछ रहा है। हमारे पास आ गया 111 प्लस एक्स वाई जेड, 3 से इसमें भाग चला जाएगा क्योंकि 111 जो है 3 का डिवाइड होने का नियम है कि अगर अंकों का योग 3 से चला जाता है तो पूरी संख्या में चला जाता है, तो 3 से तो चला जाएगा, 1 1 1 3 हो जाएंगे। एक्स वाई जेड से भी भाग चला जाएगा क्योंकि इस पूरी संख्या में एक्स वाई जेड का भाग देंगे तो 111 बच जाएगा। ठीक है, 37 से भी चला जाएगा क्योंकि 37
का जो पहाड़ 37, इसको तोड़ लेते हैं 111 को, 3 से भाग जा रहा ना, तो 3 से अब जब आप तोड़ोगे 30 3 90, 7 या 21, हाँ 37 गुणा 3 ही आएगा। 37 से भी इसमें भाग चला जाएगा, क्योंकि फिर क्या बचेगा 3x + y + z। अब बचा 9 से इसमें भाग नहीं जाएगा, है ना, क्योंकि 9 से इसमें भाग चला जाता तब जब x + y + z जो है अगर 3 का गुणांक होता, जैसे 3 के मल्टीपल में आता, जैसे x + y + z की वैल्यू मान लो 3 गुणा 3 9 होती, और फिर हम जब इसमें 9 का भाग देते तब ये 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाता। लेकिन अब इसमें 9 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि प्रश्न में ऐसा दिया हुआ है कि x + y + z 3 का गुणांक नहीं है। चूँकि x + y + z 3 का गुणांक नहीं है, मतलब x + y + z में जो है 3 का भाग, x + y + z जो है उसमें 3 का भाग नहीं जाता, मतलब उसमें जब आप 3 का भाग देते हो वो पूर्ण रूप से नहीं जाता, और 111 में तो जाता ही नहीं है, तो इसलिए सही आंसर हो जाएगा 9। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। PQRS प्राकृतिक संख्याएं हैं। एक प्रश्न आया है यूपीएससी में, P, Q, R और S जो है प्राकृतिक संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर है, यानी 1 से शुरू होती है, ठीक है। और P - 2016 बराबर Q + ये एक प्रश्न पूछा है कि PQRS प्राकृतिक संख्या है, उनमें ये संबंध है, और पूछा कि सबसे बड़ी कौन सी है इनमें, PQRS इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है ना। और यूपीएससी में आया हुआ है ये भी 2020 में, ठीक है। देखो इस तरह के प्रश्नों को सबसे आसान तरीका है कि चारों बराबर हैं, इनके बराबर एक और वैल्यू कांस्टेंट मान लो, ये सब बराबर हैं k के, है ना, ताकि P, Q, R, S सबकी वैल्यू निकल आएगी अपने आप। जैसे अब ये चारों पद आपस में बराबर है, और आखिरी में हमने मान लिया कि ये आप इन एक कांस्टेंट वैल्यू है जो इनके बराबर है, तो P - 2016 बराबर है k के, तो P बराबर हो जाएगा k + 2016, ठीक है सर। इसी तरह Q + 2017 बराबर है k के, है ना, तो Q बराबर हो जाएगा k - 2017, ठीक है। ऐसे ही R बराबर हो जाएगा k + 2018, और S बराबर हो जाएगा k - 2019। अब देख लो आपस में बड़ा कौन है, k एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है जो हमने मानी थी, k में जब 2018 जोड़ते हैं तब R आता है, तो R जो है सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। दो पद की बराबर एक और तरीका जो है उसमें आप दो पद से तुलना करके भी कर सकते हैं ना। जैसे स्टार्टिंग के 2 पद हैं, तो इसमें आ जाएगा P - Q। जैसे P - Q करोगे आप, सॉरी P माइनस नहीं, Q - P करेंगे अपन, क्योंकि Q में से जब P को घटाते हो आप, और ये 2017 जो है
इसको इधर, सॉरी एक मिनट, एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है, कांस्टेंट वाला सबसे आसान तरीका है ये। और दो दो पद की तुलना भी कर सकते हो आपस में, है ना। जैसे अगर ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा और ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है, वही तरीका बेटर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिसमें एक अंक 4 है लेकिन वे 4 से विभाज्य नहीं है। एक प्रश्न आया है, उसमें बेसिक रूप से आपको गिनना ही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। 1 से 100 तक में ऐसी कितनी संख्याएं हैं? जिनमें एक अंक 4 है लेकिन वे 4 से विभाज्य नहीं है। जिनमें एक अंक 4 है लेकिन वे 4 से विभाज्य नहीं है, यानी 4 का उनमें भाग नहीं जाता है। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं? ऐसी कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, है ना। भिन्न वाली संख्याएं नहीं पूछी है, पूर्ण संख्याएं पूछी है, ठीक है, बताते हैं। देखो 1 से 100 तक में ऐसी कितनी संख्या है जिनमें एक अंक 4 है, तो हम 1 से 100 तक के बीच की संख्याएं देखते हैं। एक अंक 4 पहली संख्या होगी 4, फिर दूसरी होगी 14, इसके बीच में कोई नहीं होगी। और ऐसे ये 24, 34, 24, 34 के बाद 40 वाली एक लाइन शुरू होगी जो 40 से लेके 49 तक जाएगी। उनमें हर एक पूरी जो लाइन है उसमें 4 आएगा, ठीक है। फिर 34 के बाद इधर वापस से इधर आ जाते हैं हम, 54, 64, 74, 84 और 94। इसके बाद 104 आ जाएगा, लेकिन वो 100 से बड़ा हो जाएगा, हमसे 1 से 100 तक में पूछा, ठीक है। ऐसी कितनी संख्या हैं जिनमें एक अंक 4 है लेकिन वे 4 से विभाज्य नहीं है। अब ये जितनी भी संख्या है इनमें सब में एक अंक 4 है, लेकिन हमको उन संख्याओं को हटाना है जो इसमें 4 का भाग चला जाता है, तो उनको हटा देते हैं। 1, 2, 1, 2 के बाद इस लाइन में 3 संख्याएं बनेगी, 40, ठीक, 44, 48, 3, 1, 2, 1, 2, 3, और किस में 4 का भाग चला जाएगा? इसमें भी चला जाएगा 4 का भाग, और इसमें भी चला जाएगा 4 का भाग। पीछे के 2 अंकों में अगर 4 का भाग चला जाता है तो पूरी संख्या में 4 का भाग चला जाता है, ठीक है। तो कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 पद ऐसे हैं जिनमें 4 का भाग चला जाता है। अब देख लेते हैं टोटल पद कितने थे। 1, 2, 3, 4, 4 प्लस 40 से 49 तक में 10 प्लस 1, 2, 3, 4, 5, 10 और 5, 15 और 4, 19, टोटल 19 पद थे। 7 पद ऐसे हैं जिनमें 4 का भाग चला जाता है, तो 19 में से 7 को घटा दो, आंसर आ जाएगा 12। 12 पद ऐसे हैं जो प्रश्न में पूछा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं। दो अंकों की धनपूर्ण संख्या का इसके अंकों का दो अंकों की धनपूर्ण संख्या का
दो अंकों की धन पूर्ण संख्या का इसके अंकों को उत्क्रमित करने, इसके अंकों को उत्क्रमित करने यानी बदलने, इसके अंकों को उत्क्रमित करने से, बदलने से बनी संख्या का अनुपात 4:7 है। उत्क्रमित करने से जो भी संख्या बनती है तो उन दोनों संख्याओं का जो रेशो है वो उनने दे रखा कि 4:7 है। अब वो पूछना चाहते हैं ऐसे युग्मों की संख्या कितनी है, मतलब ऐसे कितने युग्म बनाए जा सकते हैं। तो ऐसे युग्मों की संख्या कितनी है, यूपीएससी में आया है ये 2019 में। और जब हमारे सामने विकल्प हैं तो हम भी विकल्प लिख लेते हैं। 5 4 3 2, 5 4 3 2। देखो दोस्तों, क्या बताया गया है कि दो अंकों की एक धन पूर्ण संख्या है, एक धनात्मक पूर्ण संख्या है। तो हम मान लेते हैं कि कोई भी संख्या, मैंने बताया है आपको, अगर कोई संख्या है एक्स वाई, तो ये बनी इस तरह से है कि y प्लस दहाई पे जो अंक है उसमें 10 का गुणा होता है, तभी से कोई संख्या बनती है ना। जैसे 37 है तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे ना, 7 + 3 × 10, दहाई पे जो भी है उसमें 10 का गुणा होता है, 30 + 7 तो 37 बन गया। ठीक है, ऐसे ही एक संख्या है, हमने मान ली दो अंकों की कोई संख्या है y है, एक्स और y, मतलब दहाई का अंक एक से इकाई का अंक y है। ठीक है, धनपूर्ण संख्या, इसके अंकों को बदलने से बनी संख्या। अब अंकों को बदल दिया, y x कर दिया, तो y x जैसे ही कर दिया तो वो संख्या हो जाएगी 10y + x, है ना। दहाई पे जो भी है उसमें 10 का गुणा हो जाएगा प्लस x। अंकों को बदलने से बनी संख्या का अनुपात 4:7 है। तो ये जो पुरानी संख्या है और नई संख्या है, इनका जो रेशो है वो 4/7 है। ऐसे कितने युग्म है। ठीक है, अब इसमें तो केवल गुणा करना है, कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 70x + 7y, है ना। 70x + 7y 40y + 4x। y एक तरफ कर लेते हैं, x एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है, 70x, ये 4x इधर आएगा माइनस का हो जाएगा तो ये हो जाएंगे 66x। y उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, तो 40 में से 7 जब चले जाएंगे तो हो जाएगा 33y। x बाय y निकाल लेते हैं, x और y में क्या रेशो है, तो 1/2 का रेशो है ना, यानी 2x बराबर है y के। ठीक है, अब हमने मानी थी संख्या कि मान ली वो संख्या 10x + y, x y थी वो संख्या, हमने ये सब माना था। उसको गणितीय रूप से तोड़ेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं। अब देख लेते हैं, देखो y का जो वैल्यू है वो x के 2 गुने के बराबर है। तो हम अब ऐसे कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं। ठीक है, जब x बराबर हम 1 रखते हैं तो y बराबर 2 रखेंगे तो 12, है ना। 12 को जब आप उल्टा करोगे तो हो जाएगा 21, और 12 और 21 में रेशो 4 और 7 का ही आएगा, है ना। 3 चौक 12 और 3 का पहाड़ा जब 7 बार बोलोगे तो 21 आ जाएगा। तो 1, फिर x का वैल्यू हम 2 रख लेते हैं। जब x का वैल्यू हम 2 रखते हैं तो y का वैल्यू 4 रखना पड़ेगा। तो ठीक है, 10 दूना 20 और 4 24, एक संख्या बन जाएगी 24। ठीक है, 24 जब इसको उत्क्रमित करोगे, अंकों को बदलोगे तो बन जाएगा 42, और इन दोनों भी आपस में 4:7 का ही रेशो आएगा, क्योंकि 6 चौक 24, 6 7 42। ठीक, फिर लिख देते हैं 10 और x की जगह मान लेते हैं 3। अगर यहाँ 3 है तो y बराबर है 2x के, तो y बराबर 6। तो अब क्या हो जाएगा, 10 और 3 30 और 6 36।
36 को जैसे ही उल्टा करोगे तो बन जाएगा 63। अब वापस से इन दोनों में 4 और 7 का ही रेशो आएगा, 9 चौक 36 और 9 7 63, ठीक है। फिर x बराबर हम 4 मान लेते हैं, जैसे यहाँ 4 मानते हैं यहाँ 8 मानना पड़ेगा क्योंकि y बराबर है 2x के। तो 10 और 4 40, 48 है ना। 48 को जैसे उल्टा करोगे तो बनेगा 84, 12 चौक 48 और 12 7 84, ठीक है। फिर अगली वैल्यू लिख देते हैं 10, x बराबर है 5, जैसे x बराबर है 5 के y बराबर हो जाएगा 10 के। 10 से 5 50 और 10 60, 50 और 10 60 आ गया, लेकिन 60 को जब उल्टा करोगे तो 0 6 आएगा, मतलब केवल 6 आएगा। अब ये वाला सिस्टम फेल हो जाएगा, तो हमें केवल ऐसे 4 युग्म ही प्राप्त हो रहे हैं, 1 2 3 4। पाँचवा जैसे ही लिखेंगे उल्टा हो जाएगा, पाँचवा जैसे ही हम लिखते हैं तो फॉलो नहीं हो पाएगा जो प्रश्न में दिया है। तो इसका सही आंसर है 4। ठीक है बच्चों, इसी तरह से 20-20, 25-25 मिनट या 30-30 मिनट आपको डेली 4-5 क्वेश्चन कराए जाएंगे, उससे आपको हेल्प मिलेगी। मैं समझता हूँ आज के इस लेक्चर से आपको हेल्प मिली होगी, और इसी तरह से इस सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे। और अगली बार से 2-4 मिनट में आपको ज़्यादा पढ़ा दूँ, इसके लिए मैं जो है वीडियो को रोक के प्रश्न अलग से लिख दूँगा, ताकि मैं आपको 2-4 मिनट ज़्यादा पढ़ा दूँ, क्योंकि आप तो वीडियो रोक कर आगे बढ़ाकर देख सकते हैं। आज के लिए इतना बहुत है। अगले प्रश्न संख्या पद्धति के हम लेक्चर 2 में करेंगे, L2 में। आज L1 पहला लेक्चर था, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है दोस्तों।